नमस्कार दोस्तों। और हम लोग आज इसमें भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके क्रम को जानने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि अंग्रेज काल या ब्रिटिश काल में ही पड़ चुका था, लेकिन इसका जो क्रमिक विकास है वो बहुत ही अत्यंत धीमा था। ठीक है। अब अंग्रेज काल कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत आगमन इनका जो होता है वो होता है व्यापारियों के तौर पे, परंतु यहाँ पे आके उन्होंने शासन प्रशासन किया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ब्रिटिश आगमन होता कैसे है। तो सर्वप्रथम होता क्या है कि ब्रिटिश के जो व्यापारी थे या ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, तो उनका एक ग्रुप था जिसका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, जिसमें 217 भागीदार थे। ठीक है। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ के पास जा कर के कहते हैं कि हमें भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति चाहिए। महारानी कहती हैं कि ठीक है, अनुमति हम आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप एक कंपनी बनाओ, उसके बाद जो है आप व्यापार करने की हम आपको अनुमति देंगे। इस क्रम में 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटिश के जो व्यापारी थे उन्होंने एक कंपनी का निर्माण करते हैं। और जब कंपनी का निर्माण होता है उस समय भारत के राजा अकबर होते हैं। 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को महारानी द्वारा 15 वर्षों का भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त होता है, उनको महारानी देती हैं। जब अंग्रेज भारत आते हैं तब उस समय यहाँ का राजा रहता है जहांगीर। ठीक है। अब इस क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो एक छोटा सा नोट्स है कि जब महारानी जो है 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान करती है, लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को असीमित समय के लिए कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो जो यहाँ पे मसाला व्यापार करती है जिसमें काली मिर्च आदि रहता है वो सीमित रहता है, और जो प्रथम 12 वर्ष तक वो व्यापार करते हैं उसमें उनको 20% का लाभ होता है। उसके बाद वो लोग यहाँ देखते हैं कि जो अब यहाँ की अन्य वस्तुएँ जैसे कपड़ा है या कारखाना वगैरह है खोलने का योजना, इन सब के महत्व को समझते हैं। तत्पश्चात जो है वो मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को भेजा जाता है। ठीक है। किंतु क्या होता है कि जो उस समय पुर्तगाली यहाँ होते हैं उनके षड्यंत्र के कारण ये असफल हो जाता है और ये वहीं पे रुक जाता है। फिर 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत में जो स्वाली होल के निकट होता है परास्त करता है। ठीक है। और ये जो स्वाली होल के निकट पुर्तगाली को परास्त करता है, इससे जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और ये अंग्रेज़ों को कहता है कि अब जो है सूरत में आप कारखाना स्थापित कर सकते हैं। ये 1613 की बात है। फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाता है। और केंद्रीय सत्ता का जब अभाव होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसका पूर्ण लाभ उठाते हैं और एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जितने भी मुग़ल बादशाह होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो निकम्मे होते हैं, अपनी सत्ता को नहीं संभाल पाते हैं। जैसे कि कुछ हैं बहादुर शाह, जहांदर शाह, फ़र्रुख शाह, मोहम्मद शाह रंगीला आदि ये लोग। इसी के परिणाम स्वरूप 1757 की पलासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। ठीक है। जिसमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला। फिर इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजयी हुए हैं और इसी के साथ क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक स्थापना हो जाता है। अब होता है क्या, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करता है जो 1772 तक चलता है। क्लाइव द्वैत शासन लगाता है तो वो द्वैत शासन कहने का मतलब है जो बिहार बंगाल और उड़ीसा का होता है, जो बिहार बंगाल उड़ीसा है उसका दीवानी जो है यानी कि रेवेन्यू वो रॉबर्ट क्लाइव लेगा और जो निज़ामत है यानी कि शासन होगा, ठीक है, तो शासन कौन करेगा, तो राजा करेगा। अब इसके बाद जो भारत का संवैधानिक विकास है, ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। या इससे पहले ये समझिए कि जब द्वैत शासन हुआ तो इस क्रम में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश हैं क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे और रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन से बहुत सारा माल कमाया, माल छापा, ठीक है, और अत्याचार किया, लूट खसोट किया, जिस कारण से जो है फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है
जो उस पर कार्रवाई करे और उसके कार्यों की जांच करता है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको हम लोग दो क्रम में बांटते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 से 1853 का शासन कहलाता है और जो ब्रिटिश ताज के अधीन शासन है वो 1858 से 1947 तक कहलाते हैं। अब दोनों के अधीन अधिनियम है वो हम लोग इस प्रकार हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आता है हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम, फिर इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आता है 1786 का अधिनियम, फिर आता है 1793 का चार्टर कानून, फिर आता है 1813 का चार्टर कानून, फिर इसके बाद है 1833 का चार्टर अधिनियम और अंतिम है 1853 का चार्टर अधिनियम। ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते हैं और इसके बाद ही 1757 में जब सैनिक विद्रोह होता है तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन क्या होता है, क्राउन के हाथ में चला जाता है, ताज के हाथ में चला जाता है। इस प्रकार अगर ताज के अधीन की बात करें तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम, फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर आता है आपका 1892 का, उसके बाद आता है 1909 का, फिर आता है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर आता है 1935 का और इसके बाद लास्ट आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगली वीडियो में हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ेंगे या फिर इससे आगे और आगे और आगे करते जाएंगे। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।